माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द क्लासेस। आज मैं बीए थर्ड ईयर का हिंदी थर्ड पेपर का मॉडल्स पेपर बताने वाला हूं प्यारे मित्रों, जो कि आपका तृतीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, जिसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं विथ सॉल्यूशन। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टेड रूप से समझते चले जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल में आपको विथ सॉल्यूशन समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखेंगे ये आपका बीए थर्ड ईयर जो आपका पेपर होगा हिंदी साहित्य का, इसमें तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी का पेपर देना होगा मित्रों, जिसका हम अंक विभाजन इस प्रकार से देखेंगे कि खंड आ से आपको 20 अंक प्राप्त होने वाले होते हैं और उसके पश्चात खंड बा से 50 अंक आपको मिलेंगे और इसी प्रकार खंड सा से आपको 30 अंक प्राप्त होंगे मित्रों। इसका पूर्णांक जो होगा ये पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा, यानी 100 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है, जिसको कि आपको पूरी तरह से समझना है। अब हम खंड आ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। खंड आ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको पढ़ना है पत्रकारिता का क्या आशय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रायः जो है सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है आपका कि पत्रकारिता का क्या आशय है, यानी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम समझेंगे इसको शॉर्ट में इस तरह से कि पत्रकारिता जो है मूलतः समाचारों का संप्रेषण है। क्या होता है? समाचारों का संप्रेषण होता है। अंग्रेजी में जिसको हम जर्नल से समझते हैं, अंग्रेजी जर्नल से जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है दैनिक पंजिका अथवा डायरी। इस प्रकार से इसको समझेंगे। पुनः देखेंगे पत्रकारिता मूलतः जो है समाचारों का संप्रेषण है। अंग्रेजी जर्नल से जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है दैनिक पंजिका अथवा डायरी। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन अथवा कारोबार होता है, उसे कह सकते हैं। शाब्दिक दृष्टि से जर्नल का अर्थ अथवा नियम अंतराल पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अथवा मैगजीन से भी होता है, जो समय अंतराल पर जो है प्रकाशित होते रहते हैं मैगजीन के माध्यम से मित्रों। अस्तु पत्रकारिता दैनिक घटना, बात, तथ्य, प्रक्रिया, स्थिति और परिस्थिति के संबंध में जानकारी के लेखन अथवा चित्रों के द्वारा संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला को कहते हैं। तो इस तरह से हम पत्रकारिता के विषय में समझ सकते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आपका है आमुख किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आमुख के बारे में आपको जानना है, आमुख क्या होता है। तो आमुख के विषय में हम समझेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन होता है का संक्षिप्त रूप है, यानी इंट्रोडक्शन जो होता है, आमुख का मतलब इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का एक संक्षिप्त रूप होता है आमुख। हिंदी में इसे आमुख या मुखड़ा कहते हैं। संवाद का पहला अनुच्छेद जिसमें संवाद का सारांश सर्वस्व निहित हो, वही आमुख कहलाता है। तो ये हमें जानना है आमुख के विषय में मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे पृष्ठांकन। तो पृष्ठांकन का आशय स्पष्ट करना है आपको। पृष्ठांकन क्या होता है इस हिंदी साहित्य में, हम इसमें जो है हिंदी साहित्य के प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में हम इसको सारी चीज़ों को जानकारी हमको होनी चाहिए। तो हम देखेंगे पृष्ठांकन का आशय स्पष्ट करना है आपको। तो पृष्ठांकन का मतलब होता है जब किसी पत्र की प्रतिलिपि को, यानी जो पत्र की प्रतिलिपि होती है, जो भी प्रतिलिपि हम तैयार करते हैं पत्र की, तो पत्र की जो प्रतिलिपि होती है, किसी पत्र की प्रतिलिपि को किसी अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों के पास सूचना अथवा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजना होता है, तब पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है। उस वक्त हम इसकी जरूरत समझते हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे हम प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
प्रयोजन मूलक, यानी प्रयोजन मूलक भाषा से क्या अभिप्राय है, इसको क्या, किस तरह से क्या समझते हैं हम इसको। तो प्रयोजन मूलक जो भाषा है इसे जो है हम इस प्रकार जानेंगे कि भाषा को लोग पढ़ते हैं, भाषा का कार्य क्या होता है, उसको पढ़ा जाता है। तो भाषा को लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, लेकिन जब किसी प्रयोजन विशेष के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो भाषा के इस प्रायोगिक रूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। इस तरह से हमको इसको जानना है। जब हम किसी विशेष कार्य के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए एक प्रायोगिक रूप को जो है प्रयोजन मूलक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसी को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। अब आप देखेंगे कंप्यूटर्स किसे कहते हैं। ये बहुत ही इजी, बहुत ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कंप्यूटर के विषय में। कंप्यूटर किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो कंप्यूटर के विषय में आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना हुआ, किससे बना हुआ है हमको जानना है कि कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, यानी कि कंप्यूट, यानी कंप्यूट शब्द से जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हमें जानना है। कंप्यूट का आशय है गणना करना। इसका पूरा मतलब क्या होता है, गणना करना, गिनती करना। इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। यानी तीव्र गति से इसमें जो है हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, माइनस की सवाल को हल कर सकते हैं। हर प्रकार के गणितीय अभिलेख को हम इसमें प्रस्तुत करके तुरंत उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है। ये हमको जानना है। विशेष आपको यही समझना है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है। तो इस तरह से हमको इसको जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो इसको हम पूरी तरह से समझेंगे कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय भाषाओं में तमाम सारी भाषाएं आती हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं कि भारतीय भाषाओं के रूप में हम प्रायः जो कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता, जो पत्रकारिता का जनक है, पिता है, उसको कहते हैं मित्रों जेम्स ऑगस्टस हिकी, यानी जेम्स ऑगस्टस हिकी इनका नाम है, जो कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के पिता कहे गए हैं, जनक कहे जाते हैं। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जेम्स ऑगस्टस और हिकी, ये इनका नाम है। ये हमें नहीं भूलना है। इस तरह से हम इसको जानेंगे। इसके पश्चात देखेंगे संचार के प्रमुख कार्यों को बताना है आपको, यानी संचार के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो संचार के प्रमुख कार्य के विषय में आपको जानना है कि संचार के जो प्रमुख कार्य हैं, पहला कार्य है इसका प्रमुख रूप से सूचना देना, दूसरा है निर्देश देना, तीसरा कार्य है मनोरंजन, और चौथा है किसी कार्य के लिए अनुनय करना, और पांचवा है विचार विमर्श, और छठा है सांस्कृतिक उन्नयन, और सातवां है भाईचारा व एकता स्थापित करना। तो ये संचार के प्रमुख जो है 7 कार्य बताए गए हैं मित्रों। इसको हमें पूरी तरह से जान लेना है, समझ लेना है, जिससे ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान बने। क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी, दीर्घोत्तरीय में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। अति लघुत्तरीय में मैंने आपको संक्षेप में इसके नाम को बता दिया है। आगे देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन अनुवाद के विषय में क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, अनुवाद एवं टीका अनुवाद पर टिप्पणी लिखना है आपको। अनुवाद एवं टीका अनुवाद ये क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना होगा। तो अनुवाद शब्द वद धातु से निर्मित है। किससे निर्मित है, वद धातु, यानी वद धातु से जो है अनुवाद की उत्पत्ति हुई है, ये हमें जान लेना है। अनुवाद शब्द वो धातु से, वद धातु से निर्मित है। वद का अर्थ होता है बोलना,
बद को संस्कृत शब्द ये है, तो इसका मतलब होता है बोलना, ये हमें जानना है, या कहना भी होता है। वद धातु में घ्या प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बनता है, तथा जिसमें अनु उपसर्ग लगाने से अनुवाद शब्द बन जाता है। अनु का अर्थ होता है बाद में या उपरांत, अतः अनुवाद का अर्थ है किसी के कहने के उपरांत कहना। अब आप पूरी तरह से समझ लेंगे, अनुवाद तभी होता है जब कोई सेंटेंस को कह चुका होता है, तो उसी को हम जब अपनी भाषा में कहते हैं तो वही अनुवाद होता है। किसी के कहने के उपरांत कहना, या पुनः कथन, अनुकथन या अनुवचन, इस तरह से हम इसको अनुवाद के रूप में जान सकते हैं। भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत साहित्य में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द के अतिरिक्त छाया, टीका और भाष्य शब्द भी मिलते हैं। संस्कृत में इनके अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष भाषा अनुवाद शब्द भी मिलता है। भाषा अनुवाद प्राकृत आदि लोक भाषाओं के संस्कृत रूपांतर को कहते थे। बोलचाल की भाषा में इसे ही टीका अनुवाद कहा जाता है। तो ये हमें समझना है। अब इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आपका है टेली प्रिंटर का आविष्कार कब और किसने किया, ये बताना है आपको। यानी टेली प्रिंटर के आविष्कारक का नाम और इसने कब किया और किसने किया, यह आपको बताना है। तो टेली के विषय में हम समझ सकते हैं। टेली प्रिंटर का आविष्कार कब और किसने किया, इसके विषय में आपको बताना है। तो टेली प्रिंटर दूर संचार के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ। इसे तार घरों, समाचार पत्रों, कार्यालयों और सरकारी संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1874 में, आपको जान लेना है कि इसका आविष्कार 1874 यानी 1874 में कहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ। ये हमें समझना है। यानी फ्रांस के एमिल बानडार्ट ने किया था। फ्रांस के किसने किया था, फ्रांस के एमिल बानडार्ट ने इसका आविष्कार किया। सन 1927 में टेली प्रिंटर ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। यह बिजली से चलने वाला ऐसा यंत्र है जो टाइम द्वारा टेलीग्राफ परिपथ पर अथवा रेडियो तरंगों द्वारा संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। यह हमें जानना है। इस यंत्र पर एक ही बार में कई संदेश एक साथ भेजे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम टेली प्रिंटर के बारे में जान सकते हैं। अगला देखेंगे, शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी शीर्षक के 2 प्रकार आपको बताने हैं। यानी शीर्षक के 2 प्रकार के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो शीर्षक क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो शीर्षक होता है, शीर्षक के प्रमुख जो है 2 प्रकार बताए गए हैं। शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख करना है। तो 2 प्रकार में है। पहला प्रकार है, पहला नंबर जो जानेंगे वो है गगन रेखा शीर्षक। किस नाम से जानेंगे, गगन रेखा शीर्षक, ये पहला है इसके नाम से। और दूसरा इसमें है बैनर शीर्षक। दूसरा क्या है, बैनर, यानी बैनर शीर्षक होता है। तो 2 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन तो आपसे केवल 10 पूछा जाएगा, 10 पूछा जाएगा। मैंने 12 क्वेश्चन तक आपको बताने का प्रयास किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपको 10 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे मित्रों। तो देखेंगे, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। संक्षेपण क्या होता है, इसको बताना है और इसकी मुख्य रूप से 4 विशेषताओं को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप समझें, संक्षेपण की परिभाषा के बारे में आप जानें। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में उन्होंने बताया है कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कम से कम शब्दों में इसको प्रयोग करते हैं। उसकी प्रमुख 4 विशेषताएं बताई गई हैं। तो 4 विशेषताएं जो इसकी हैं, उसमें पहला है मूल का सार, और दूसरा है क्रमबद्धता, और तीसरा है संक्षिप्तता, और चौथा पॉइंट है आपका स्पष्टता। तो ये 4 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके पश्चात
ये जो है पीत पत्रकारिता, यानी जो पीत पत्रकारिता होती है, पीत पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है कि पीत पत्रकारिता क्या होती है। तो पीत पत्रकारिता के विषय में हमको ये जानना है कि पीत पत्रकारिता को सनसनीखेज पत्रकारिता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या दिया गया, सनसनीखेज, यानी सनसनीखेज। सनसनीखेज, जैसे आपने तमाम सारे समाचार को सुना होगा, वो सनसनीखेज समाचार होता है जो एकाएक तुरंत ही पहुंच जाता है लोगों के पास। तो पीत पत्रकारिता का तात्पर्य यही हुआ को सनसनीखेज पत्रकारिता भी कहते हैं। समाचार पत्रों में इसका बहुत ही महत्व है। इस पत्रकारिता में प्रकाशक और संपादक उपभोक्ताओं की रुचि और मांग के अनुसार सनसनीखेज समाचारों का प्रकाशन अनिवार्यता के साथ करते हैं। फलतः समाचार पत्रों की बिक्री अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। तो जब इस तरह के समाचार पत्र हम प्रकाशित करते हैं तो उसकी बिक्री स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, लोगों की इच्छाएं उसको पढ़ने की ज़्यादा होती हैं। तो ये हमें समझना है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि मैं आपको आपके अनुकूल इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्राप्त कराता रहूं और मैं सभी विषयों का आपको क्वेश्चंस का सॉल्व देने का प्रयास करूंगा। प्रायः जो है अभी मैं हिंदी का आपको एक्सप्लेन करके कुछ मॉडल्स दे रहा हूं, उसके पश्चात आगे भी आपको इसके विषय में अब हम देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये आपकी जो आपका खंड खा बा है, तो खंड बा में हम देखेंगे, यहाँ पे खंड बा जो आपका है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। समाचार प्रस्तुतिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालिए, ये आपको बताना है। यानी समाचार प्रस्तुतिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए और उसकी विधियों पर आपको बताना है कि इसकी विधियां क्या हैं। ये चीज़ें आपको लिखना होगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि समाचार प्रस्तुतिकरण का अर्थ स्पष्ट करें और इसकी जो है इसकी विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालना है। तो समाचार पत्र का प्रस्तुतिकरण का अर्थ जो होता है, पत्रकारिता के आरंभिक काल में समाचार प्रस्तुति में किसी विशेष तकनीकी को नहीं अपनाया जाता था। लेखक अपनी सुविधा के अनुसार पाठकों की रुचि तथा समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर कहानी की तरह लिख दिया करते थे। जो भी समाचार प्रस्तुतिकरण के लिए जो भी होते थे, उनका प्रयास होता था कि समाचार को सुरुचिपूर्ण व आकर्षक ढंग से सजीव रूप में पाठकों तक समक्ष प्रस्तुत कर दें। और उसके पश्चात जो है इसमें कुछ परिवर्तन हुए। इसके पश्चात हम देखेंगे कुल मिलाकर के जो है 3 विधियां इसमें मुख्य रूप से मानी गई हैं समाचार पत्र में। इन्वर्टेड पिरामिड या विलोम स्तूपी लेखन, और दूसरा पिरामिड या स्तूपी लेखन, और तीसरा आपको ब्रिलियंट डायमंड विधि या पहलदार हीरा पद्धति। ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से इसकी जो है विधियां हैं, जिस विधि में जो है समाचार को प्रस्तुतिकरण के रूप में हम स्पष्ट करते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाव पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें तथा इसकी विशेषता बताएं। भाव पल्लवन क्या होता है, तो हम संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि भाव पल्लवन क्या होता है, भाव पल्लवन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, समझ सकते हैं कि संक्षेपण की भांति जो है भाव पल्लवन भी एक कला है। एक अच्छे भाव पल्लवन में निम्नलिखित विशेषताएं आपको मिलेंगी। जैसा कि पहली विशेषता इसमें है, भाव पल्लवन में भावों या विचारों की पूर्णता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध और एक सूत्र रूप में रखना आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु यह है कि इसमें उदाहरणों, दृष्टांतों और अलंकारों का समुचित प्रयोग किया जाता है। और चौथे नंबर पर आप समझेंगे कि इसमें भाव प्रधान और अर्धमयी भाषा का प्रयोग होता है। और पांचवें पॉइंट में आप जानेंगे कि पल्लवन में विवेचनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक शैली के अतिरिक्त प्रत्यक्ष और व्यास शैली का भी प्रयोग
होता है। इसमें व्यास शैली का भी प्रयोग करते हैं। छठा बिंदु आपका है विषय के मूल भाव को स्पष्ट करने हेतु इसमें विस्तार का होना अनिवार्य होता है। तो ये विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भाव पल्लवन के विषय में आप समझ सकते हैं कि संक्षेपण का ही एक रूप होता है। ये भाव पल्लवन वो एक कला होती है जिसको कि हम अपने ढंग से व्यक्त करते हैं, जिसको कि यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुसंगठित अथवा सुगंफित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव को तर्क सम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों, विवरणों और दृष्टांतों द्वारा किया गया परिवर्धन या पल्लवन ही एक विस्तारण होता है, जिसको कि एक तरह से हम भाव पल्लवन के रूप में जान सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसके विषय में आपको जानना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 एक आदर्श संपादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर आपको ये जानना है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्य भाषा का व्यवहार करता है। भावाभिव्यक्ति को दृष्टि से विश्व की सभी भाषाएं समान होती हैं, क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं विचार विनिमय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक सामाजिक, अर्जित और सांस्कृतिक संपत्ति है। वस्तुतः समाज और व्यक्ति के समान ही भाषा का प्रभाव भी अनादिकाल से इस धरती पर विद्यमान है। सबको भाव बोधन कराता आया है। यही स्थिति अपने देश की भी है। भारत एक विशाल देश है और हिंदी इस देश की राजभाषा है। देश के अधिकांश व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान हेतु हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। आज अनेक विषयों के पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में जान सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एक आदर्श संपादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है। एक आदर्श संपादक जो होता है उसके प्रमुख गुण क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना है कि एक आदर्श संपादक जो होते हैं उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ें आपको ये समझना है, पंडित कमलापत त्रिपाठी ने इसके बारे में बताया है कि संपादक वह पत्र रूपी संचालक है जिसका समाज के जीवन में गहरा प्रभाव छाया हुआ है। फलतः संपादक पर नैतिक उत्तरदायित्व भी होता है। वस्तुतः पत्रों का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं, अपितु उनका आदर्श जनहित की रक्षा करना एवं साधारण मनुष्य का मित्र, साक्षी, रक्षक और उपदेष्टा होना है। संपादक होने के नाते व्यापक जन समूह के प्रति उसका महान उत्तरदायित्व है, जिसकी सेवा करने हेतु उसका पत्र छपता है। पत्र अल्पकालिक और अस्थायी जीवन लेकर भी सामूहिक रूप से अभी सभी के हृदय पर जो दीर्घकालिक और अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये इसकी मूलभूत गुण बताए गए हैं मित्रों, इसको इस तरह से समझेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे परिभाषित करना है आपको, तो ये आप करेंगे। रेडियो लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो देखें इस क्वेश्चन को, रेडियो लेखन के लिए ध्यान देने योग्य जो बातें हैं प्रमुख, उसको मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें पहला बिंदु आपका है समाचार कर्मवाचक की अपेक्षा कर्तृवाचक, यानी कर्मवाच्य की अपेक्षा कर्तृवाच्य में लिखना चाहिए। यानी आपने पढ़ा होगा समाचार कर्मवाच्य की अपेक्षा कर्तृवाच्य में लिखना चाहिए। यानी इसमें जो भी समाचार हो उसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट को मेन प्रमुख लाइन में स्थान देना चाहिए ताकि संदेश सीधे तौर पर पढ़ा जा सके। दूसरा बिंदु यह है, इसे शब्दों को एक साथ रखने से यथासंभव बचना चाहिए। यानी शब्दों को एक साथ रखने से हमें बचा जाना चाहिए जिनके उच्चारण में बाधा उपस्थित हो।
तीसरा बिंदु यह है कि अप्रचलित वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए, अप्रचलित वाक्य भी उसमें प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। चौथा बिंदु यह है कि क्या, क्यों, अर्थात आदि शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं देना चाहिए। पांचवा बिंदु यह है कि बोलचाल के संबोधनों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा दुरूहता आ सकती है, यानी कठिन बन सकता है लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए कठिन बन सकता है, इसलिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा बिंदु यह है कि अधिक लंबे तथा घुमावदार वाक्यों से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। और सातवां बिंदु यह है कि 1 मिनट की अवधि के लिए 100 से अधिक शब्दों का विधान नहीं करना चाहिए, यानी 100 से अधिक शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए 1 मिनट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है, यही रेडियो लेखन के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं जिसको हमें समझना है। आगे देखेंगे, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताना है कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसको परिभाषित कीजिए। तो सकते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना वही अनुवाद होता है। तो जब हम कोई भाषा पढ़ते हैं उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वही अनुवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और थोड़ी हमको ये भी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए कि प्रायः भाषा की सामग्री और उसके अनुवाद स्वरूप प्राप्त लक्ष्य जो होते हैं उससे मिलता जुलता होना चाहिए। अनुवाद में दोनों की समानता का एक समझौता मात्र है, जैसे मतलब जो भी भाषाएं होती हैं कि समझौता मात्र में होना चाहिए, कि मिलती जुलती शैली में उसको लिखा जाना चाहिए। वह केवल एक दूसरे के मात्र निकट होती हैं जो भी अनुवाद ट्रांसलेट किया जाता है। समानता कि यह निकटता जितनी अधिक होती है अनुवाद उतना ही अच्छा और सफल होता है, यानी शब्दों की समानता देख करके हमको उसका ट्रांसलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लेखकों के द्वारा जो, जैसे हिलियर बेलांग के अनुसार उन्होंने अनुवाद के विषय में लिखा है कि अच्छे अनुवाद उतने ही दुर्लभ होते हैं जितने अच्छे कवि। उत्तम अनुवाद वह है जिसके मूल में व्यक्त भाव संपदा को पाठक अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर सके। इन्होंने इस प्रकार से बताया है मित्रों। अज्ञेय के अनुसार भी आप समझ लें, अज्ञेय जी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है अनुवाद की कि समस्त अभिव्यक्ति ही अनुवाद है। जो भी व्यक्त कर रहे हैं हम, जो भी कह रहे हैं, जो भी व्यक्त कर रहे हैं वही चीज अनुवाद है, क्योंकि वह अव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है। तो अज्ञेय जी का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, बहुत ही संक्षेप में है कि समस्त अभिव्यक्ति ही अनुवाद है, क्योंकि वह अव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद खंड सा में हम देखेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप पृष्ठ विन्यास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व बताइए। पृष्ठ विन्यास के बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है संचार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी संचार के प्रमुख क्षेत्र के विषय में आपको बताना है और इसको आपको स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ये हमें देखना है। इससे आप क्या समझते हैं, पृष्ठ विन्यास जो होता है इसको हम संक्षेप में इस तरह से समझ सकते हैं कि समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना को डिजाइन, मेकअप और लेआउट प्रारूप कहा जाता है। मेकअप लेआउट का पर्याय है, लेआउट से ही समाचार पत्र की पहचान बनती है। पृष्ठ विन्यास से ही समाचार पत्र के पाठक अपनी रुचि की सामग्री का चुनाव कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी समाचार है, उसका जो पृष्ठ विन्यास होता है, ऊपरी भाग, यदि वो आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, तभी पाठक उसको पढ़ना चाहते हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, थंबनेल वगैरह हमारा जो होता है, यदि वो अट्रैक्टिव होता है तभी जो श्रोता होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, आकर्षित होते हैं और उसको देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से पृष्ठ विन्यास होता है। अब इसके जो मुख्य प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में आप समझ लें। इसमें देखना है कि समकालीन समाचार पत्रों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता स्थापित करना, ये पहला तत्व इसमें होता है। दूसरी बात है पत्र की सजीवता को विकसित कर उसके व्यक्तित्व को लोकप्रिय बनाना, ये दूसरी बात हुई। तीसरा पॉइंट इसमें है महत्व के अनुसार समाचार के लिए अपेक्षित आकार तथा स्थान निर्धारित करना। और चौथा पॉइंट यह है समाचार पत्र को आकर्षक
बनाने के लिए नए रंग ढंग से में प्रस्तुत करना। तो ये 4 बिंदु मुख्य रूप से हैं जो प्रमुख तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, संचार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः जो है सभी यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है। तो संचार के जो है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसके बारे में हम आपको प्रमुख क्षेत्र जो पूछे गए हैं कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको ये बताना है। पहले चीज तो आप संचार जो होता है, संचार का मतलब आप ये समझ लें कि संचार शब्द जो होता है, संचार शब्द जो है संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका अर्थ है चलना। तो संचार का तात्पर्य होता है चलना। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो वही संचार कहलाता है, ये हमें जानना है। विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। जैसे संचार के स्थान पर जन संचार के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बताएंगे कि विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाती है। अंग्रेजी में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के नाम से इसको जानते हैं अंग्रेजी में, जो लैटिन के कम्युनिस से बना है, जिसका मंतव्य है, मतलब है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना। यानी किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना, सबके लिए उपयोगी होना, सबके पास तक पहुंचना। तो ये चीजें हमें जानना है। अब आप देखेंगे कि इसका जो संचार का प्रमुख क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है। पहली बात आप ये जान लें कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र है, एक परंपरागत माध्यम होता है, कठपुतली जैसे हो गया, लोक नृत्य, लोक नाट्य, गीत। दूसरा है मुद्रित माध्यम, आकाशवाणी और दूरदर्शन हो गया। मुद्रित माध्यम में मुद्रित साहित्य, समाचार पत्र, विज्ञापन, ये हुआ। फिर मौखिक संचार माध्यम जो होता है, जनसभा, गोष्ठी, संपर्क, ये होगा। और 5वां बिंदु है बाह्य माध्यम, जैसे पोस्टर्स, सिनेमा, स्लाइड, होर्डिंग्स वगैरह। तो संचार के क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो आप इस तरह से समझेंगे। इसके बाद मौखिक संचार का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मौखिक रूप से, फिर अमौखिक रूप से होता है, व्यापक होता है संचार का क्षेत्र प्रबंध के रूप में। फिर इसके पश्चात श्रव्य दृश्य के रूप में, विकास और संचार, शिक्षा और संचार, राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म और संचार। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उद्योग और संचार के रूप में, इसमें जो है उद्योग और संचार में हम ये जानेंगे कि आदेश देना, स्वतः प्रशिक्षित और दूसरों को प्रशिक्षण देना, बैठकों, सभाओं, गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेना, विविध सेवाओं, पदोन्नति के लिए साक्षात्कार लेना, मूल्यांकन और गुण दोष का निर्धारण करना। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, भाषा कंप्यूटिंग का साधारण आशय स्पष्ट करते हुए वर्तमान में भाषा क्षेत्र में कंप्यूटर की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। ये आप क्वेश्चन आपके लिए है मित्रों। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि भाषा कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या होता है, भाषा कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर भाषा कंप्यूटिंग का आशय। तो भाषा कंप्यूटिंग का से मतलब आप थोड़ा समझ लें, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। किससे बना हुआ है? कंप्यूट से। कंप्यूट का आशय है गणना करना, गिनना, लेखा करना, ये कार्य होते हैं। इसी कंप्यूट शब्द से कंप्यूटिंग बना है, जिसका आशय है गणना करने की क्रिया, और कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कंप्यूटिंग जो होता है, जो कंप्यूटिंग है वो उसका मतलब ही है कि गणना करने की क्रिया, और कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है गणना करने की क्रिया। जब हम कंप्यूटर से कोई कार्य करते हैं तो वो कंप्यूटिंग हो गया, और जिससे कार्य करते हैं वो कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है, क्रिया के रूप में जो भी हम कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं वो कंप्यूटर हुआ, और करने वाला हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर के करने वाले के द्वारा जो भी कार्य कर रहा है, अगर कंप्यूटर से कर रहा है तो कंप्यूटर, और जो क्रिया वो कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, गणना करने का कार्य कर रहा है,
तो कंप्यूटिंग कहा जाता है, यह हमें समझना है। इसके बाद भाषा क्षेत्र के कंप्यूटर की उपादेयता के बारे में आपको बताना है कि इसकी उपादेयता क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार भाषा के विकास के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र एवं अन्य प्रकाशन योग्य सामग्री को जन सामान्य तक पहुंचाने में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः साहित्य के क्षेत्र में ही सच्चा भूमंडलीकरण घटित हुआ है। विभिन्न भाषाओं में सृजित साहित्य की संवेदना वर्तमान में एक मेक हो रही है। ये सब संभव हुआ है कंप्यूटर, इंटरनेट एवं विभिन्न सॉफ्टवेयरों की इजाद से। कंप्यूटर श्रेष्ठ अनुवादक बन चुका है। कंप्यूटर में बहुत कुछ है, बस इसमें संवेदना नहीं है। बावजूद इसके इस यंत्र में भाषा को नए क्षितिज प्रदान करने की अपार संभावनाएं पाई जाती हैं, यानी अंतर्निहित इसमें मिल रही हैं कंप्यूटर में। तो ये हमें जानना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी पत्रकारिता के विकास के बारे में आपको बताना है कि इसका विकास कब हुआ है। थोड़ा हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ, बता पाएँ। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। तो हिंदी पत्रकारिता का उद्भव हुआ, उद्भवकालीन पत्रकारिता ये 1826 से लेकर के 1867 ईस्वी तक मानी जाती है उद्भवकालीन पत्रकारिता। और इसके पश्चात भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1867 से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युगीन पत्रकारिता 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक, और छायावाद युगीन पत्रकारिता 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, और स्वतंत्रोत्तर पत्रकारिता 1947 से अब तक की मानी जा रही है। तो ये हमें समझना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे कि इसका जो विकास, उद्भव और विकास, दो चीज़ें आपको बतानी थी। तो इसमें हम उद्भव और विकास के रूप में, तो उद्भव और विकास को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें जो है, जैसे उद्भवकालीन पत्रकारिता के लिए, उद्भवकालीन पत्रकारिता जो है, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ जो है उदत्त मार्तंड से हुआ था। इसका संपादन कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर सुकृत ने 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में किया था। यह हमें जानना है। यह पत्र उन्होंने भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए निकाला था। इस पत्र के बाद बंगदूत का प्रकाशन 10 मई 1829 ईस्वी को हुआ। इसके संपादक जो है नीलरतन हालदार थे। ये कलकत्ता से ही हिंदी, बंगला और फारसी 3 भाषाओं में एक साथ छपता था। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना है। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के विषय में आपको पूरी बताना है कि पूरी डिटेल में आपको लिखना होगा कि इसमें कौन कौन सी पत्रकारिता छपी थी। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता के विषय में आपको बताना है। इसमें हिंद केसरी, स्वराज, प्रताप, प्रभा, ये सब छपी थी। द्विवेदी युगीन में गदर, विजय, स्वदेश, चांद। छायावादोत्तर युगीन पत्रकारिता के अंतर्गत माधुरी, मतवाला, सैनिक, महारथी, मातृभूमि, सुधा, हंस, हिंदुस्तान, ये छापी गई थी। इसके पश्चात स्वतंत्रोत्तर पत्रकारिता में जो है स्वतंत्र भारत, नवजीवन, अमर उजाला, राष्ट्रदूत, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, जनसत्ता, इंडिया टुडे, ये सब समाचार पत्र छापे गए थे मित्रों, छापे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको डिटेल में लिखना होगा। तो हम सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विथ सल्यूशन देने का प्रयास किया हूँ थोड़े समय में। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो BA 3rd ईयर में हैं इस वर्ष, उनका अंक जो है अच्छी तरह से वो अर्जित कर पाएँ, अंक को प्राप्त कर पाएँ और पूरी तरह से समझ पाएँ हिंदी साहित्य के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं BA 3rd ईयर के, क्योंकि आगे चल करके वो यदि MA करना चाहते हैं तो उनको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएँ। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।